बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर्स। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के अंदर सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव्स जो यूज़ होते हैं उनकी डिग्री और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी डिग्री अगर 1 हो तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो हमारे पास जो भी डेरिवेटिव है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर तो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट हों तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ए नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरह से लिखी जाती है। ए नॉट सबसे पहले सबसे बड़ा डेरिवेटिव, उसके बाद उसकी पावर कम करते जाते हैं, लास्ट पर जो हमारे पास जो है सिंगल एक डेरिवेटिव बच जाता है और लास्ट वाली वैल्यू क्या बन जाती है, ए एन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका कार क्या है कि ये y जो इसमें आ रहा है सब में से, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं बाई, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए अप टू सोन ए एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यूज इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है डी ओवर डी एक्स, तो उसको हम अगर रिप्लेस कर देते हैं डी ओवर डी एक्स के साथ, स्केयर को डी स्केयर के साथ, और ये जो डी एन को आप हमने क्या करना है, ये डी एक्स ओवर डी एन ओवर डी एक्स की पावर एन को डी एन से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है इस फॉर्म की बन जाएगी। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लिखने का तरीका कार क्या है, ये जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। व्हेन डी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूज़ हो 1 ओवर डी, तो ये किसके बराबर होगा, इंटेग्रल के। तो आपने इसको हटाकर वहाँ पर इंटेग्रल लगा देना। अब देखें ज़रा, अगर एक रिमार्क लिखा हुआ है, इस रिमार्क के मुताबिक इफ़ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, इस 4 इक्वेशन के अंदर अगर क्यू हम ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये 4 इक्वेशन क्या बन जाती है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये क्यू ज़ीरो नहीं होता, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगी, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे मैंने दोनों की एग्जांपल लिखी हुई है, डी स्क्र प्लस 2d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट साइड पर ये जो क्यू अगर ज़ीरो आ जाए तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और अगर राइट साइड पर क्यू जो है वो ज़ीरो ना हो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। The general solution of the nth order linear differential equation f of dy is equal to q, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है इसका जो जनरल सोल्यूशन किस तरह से लिखा जाता है, कंसिस्ट 2 पार्ट्स। इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो 2 हिस्सों में तकसीम होगा। पहला जो पार्ट है उसको हम सी एफ बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स पी आई। तो जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका कार क्या है कि ये हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो इन दोनों सोल्यूशंस को हम जब ऐड करते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सी एफ निकालने के वर्किंग रूल किस तरह के हो सकते हैं। अब देखें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने प्रीवियस यूज़ की है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राइट साइड पर क्यू। अब इस सी एफ इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका कार क्या होता है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने क्या करना है, पहले तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं।
तो किस तरह से बनाएंगे, फॉर दिस पुट q इज इक्वल टू 0। राइट साइड पर अगर आपके पास आपने क्या करना, q की जगह 0, y की जगह 1, और ये जितने भी हमारे पास ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना, m। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो वी गेट nth ऑर्डर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। तो जहाँ पर आपके पास d था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दी, m। ये इक्वेशन 1 चेंज होगी किसके अंदर, m की फॉर्म में। द वैल्यू ऑफ CF डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस। अब CF निकालने के हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनके रूट्स के ऊपर, ठीक है, ये रूट्स के ऊपर डिपेंड करे। अब जिस तरह के रूट होंगे हमने उसका जनरल सोल्यूशन वैसा ही बनाना है। अब देखें ज़रा इसके कुछ केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये जो CF हमारे पास निकलेगा ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है, और जो हमारे पास PI होता है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से निकलेगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने CF किस तरह से निकालना है। व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द जनरल सोल्यूशन इज, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो उसका जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीकाकार ये है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x अप टू सो ऑन Cn e की पावर mnx, ठीक है, अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि डिफरेंट रूट आते हैं तो आपने जनरल सोल्यूशन के अंदर ये इस तरह का जनरल सोल्यूशन बना देना, ठीक है। ये जो m होगा यहाँ पर आपके पास जो रूट आए होंगे वहाँ इस m की जगह आपने वो वैल्यूज़ को पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 रूट आए हैं तो हमारे पास C1 C2 और C3, यहाँ पर पहले 3 वैल्यू के अंदर आपने तीनों वैल्यू पुट कर देनी, m1 और m2 m3 की जगह। केस 2 है व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल रिपीटेड, यानी कि अगर रूट्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं तो आपने उसको किस तरह से करना है। अगर 2 रूट रिपीट हो रहे हैं तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, उसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर m1x। इसी तरह से अगर 3 रूट्स आपके पास बराबर आ रहे हैं तो उसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस तरह से लिखा जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर mx। इसी तरह से अगर 4 रूट्स बराबर आ जाएं तो आपने आगे क्या लिख देना, C4x क्यूब, ठीक है। केस नंबर 3 है इफ रूट्स एट अल्फा प्लस माइनस अयोटा बी, यानी कि अगर रूट्स आपके पास आ जाते हैं कंप्लेक्स या इमेजिनरी, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो किस तरह से लिखा जाएगा, CF जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है e की पावर अल्फा एक्स प्लस C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यानी कि यहाँ पर जो रूट है अल्फ़ा जो है ये आपने e की पावर में लिख देना है और जो बीटा जो है वो आपने अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिख देना इसको, ठीक है। आगे केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बी अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बी, यानी कि कंप्लेक्स रूट अगर रिपीटेड आ जाए, रिपीटेड कंप्लेक्स रूट्स, अगर कंप्लेक्स रूट्स रिपीट कर जाते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जनरल सोल्यूशन है वो कैसे निकलेगा, CF इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स, यानी कि ये जो अल्फ़ा होगा दोनों के अंदर सेम है, रिपीटेड है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फ़ा की पावर में आपने वो ये अल्फ़ा जो होता है रियल पार्ट होता है, यहाँ पर रियल पार्ट लिख देना है, अंदर आपने बीटा की जगह जो यहाँ पर बीटा की वैल्यू होगी उस रूट को यहाँ पर लिख देना। अगर इसी तरह से हमारे पास एक और केस और बन सकता है, केस नंबर 5 के when रूट्स आर इरेशनल मीन्स कि हमारे पास आ जाता है m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका आपने जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस तरह से लिखना है,
सी एफ किस तरह से लिखा जाएगा, C1 e की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, स्क्वायर रूट बीटा एक्स इसकी पावर में लिखना है, प्लस C2 e की पावर अल्फ़ा माइनस स्क्वायर रूट बीटा एक्स। तो इस तरह से हम इसका जनरल सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं।